अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट आपके सामने गिवन है। उसमें क्या पूछा जा रहा है? मिस्टर खालिद हैज़ ए फील्ड एंड वांट टू मेक अ रेक्टेंगुलर गार्डन विद पेरीमीटर ऑफ 68 फीट। कह रहा है कि मिस्टर खालिद के पास एक खेत है और वो खेत की जो शेप है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, रेक्टेंगल शेप में वो खेत है। और रेक्टेंगल शेप में जो खेत है उसकी जो बाउंड्री है वो उसने बताई हुई है कि वो 68 फीट की बाउंड्री है, पेरीमीटर। ठीक है, साथ साथ हम चीज़ें लिखते जाते हैं कि गिवन हमारे पास क्या है। पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री। ठीक है, तो पेरीमीटर हमें 68 बताया हुआ है कि उसकी जो बाउंड्री है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है और बाउंड्री कितने फीट की है जी? 68 फीट की है। अब रेक्टेंगुलर पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? दैट इज 2L+2W=68। तो ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला यूज़ करते हुए हमने =68 लिख दिया। अब यहाँ तक तो बात 68 फीट तक सिंपल सी बात थी, वो हमने लिख ली गिवन स्टेटमेंट में। आगे उसने क्या कहा है? ही वुड लाइक द एरिया ऑफ गार्डन टू बी एट लीस्ट 240 स्क्वायर फीट। वो कह रहा है कि अगर इस खेत का खेत की जो बाउंड्री है वो 68 फीट की है तो मिस्टर खालिद चाहता है कि उसका जो एरिया अंदर है वो कम से कम, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एरिया इसका जो बीच का है दैट इज़ 240 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। ठीक है, तो फिर उसने क्या कहा? व्हाट वुड बी दी विड्थ ऑफ द गार्डन। तो फिर उसकी विड्थ क्या होगी इस गार्डन की? तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट सिंपल सी है कि पेरीमीटर हमें बताया गया है कि पेरीमीटर 68 फीट का होगा और उसका एरिया कम से कम 240 का होना चाहिए। तो हमने बताना ये है कि उस खेत की फिर लेंथ या ब्रेड्थ कह लें, वैसे तो विड्थ पूछी हुई है तो विड्थ क्या होगी। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ तक तो हमने लिख लिया था कि पेरीमीटर 68 गिवन है, तो 2L+2W पेरीमीटर का फार्मूला होता है। तो पेरीमीटर की जगह हमने ये रिप्लेसमेंट कर दी है। इस पेरीमीटर की जगह पर हमने लिख दिया 2L+2W, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2L+2W होता है। ठीक है, वो लिखने के बाद हम थोड़ा सा 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, जो कॉमन आ रहा है तो L+W=68 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से क्या होगा? L+W=68 डिवाइडेड बाय 2 लिख लेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा? L+W=34। तो यहाँ से इसका हमने क्लियर नंबर जो है वो 1 बना लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा? अब हमारे पास जो दूसरी चीज़ गिवन है वो क्या थी? एरिया। एरिया आपके पास क्या गिवन है? एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है। एटलीस्ट की वजह से हम इक्वालिटी का साइन इस तरह से लगाएंगे कि कम से कम एरिया 240 है और 240 से एरिया बड़ा भी हो सकता है। एटलीस्ट का ये मतलब है कम से कम एरिया। देखें, मैंने इक्वालिटी का साइन इस तरह से क्यों नहीं लगाया, अब ज़रा गौर से सुनिएगा। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 240 का क्या मतलब है कि आपका एरिया 240 के इक्वल है, मतलब कम से कम 240 तो है, तो 240 से थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, इसको हम इक्वालिटी में फिर इस तरह से लिखेंगे। अगर मैं सपोज ऐसे लिख लेता लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ और यहाँ से मैं लिखता इस तरह से, तो इसको रीड करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाता। कैसे? हम कहते हैं लेंथ एरिया जो है ना वो रेक्टेंगल का 240 के इक्वल है, लेकिन 240 से बढ़ नहीं सकता, वो 240 से कम ही रहेगा। ठीक है, तो एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम एरिया आपके पास 240 है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर वर्ड आ जाता एटमोस्ट का
क्या आ जाता, एटमोस्ट का। तो एटमोस्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए फिर हम ये वाला वर्ड यूज़ करते हैं इक्वालिटी के केस में। ठीक है, एटमोस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा, उसका एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया 240 होता और 240 से कम रहता। ठीक है, तो मेरे ख्याल में मैं आपको ये बात समझा पाया हूँ कि एटलीस्ट की वजह से हमने क्वालिटी का साइन इस तरह से लिखा है कि हमारा एरिया कम से कम 240 है और 240 से बड़ा भी हो सकता है। तो हम इसको थोड़ा सा सेपरेट करके लिख लेते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 240, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ये काम करने के बाद हम क्या करेंगे, हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से लेंथ और ब्रेड्थ, या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ भी कह सकते हैं आप, ऐसा भी कोई इशू नहीं है। ब्रेड्थ बेसिकली विड्थ ही होती है ना। तो अब यहाँ पर इस तरह से W लिख लें या B लिख लें या ब्रेड्थ लिख लें, एक ही बात है। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी बेशक आप W लिख लें, कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ पर हमने ब्रेड्थ को W ही कहा हुआ है, इस वजह से मैं यहाँ पर W ही लिख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अब 1 इक्वेशन से हम क्या करते हैं, लेंथ या W को सेपरेट कर रहे थे, क्योंकि हमें विड्थ निकालनी है। तो हम विड्थ को तो रिमूव नहीं करेंगे, हमें लेंथ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ से फ्रॉम 1 से हम क्या करेंगे, लेंथ अपनी जगह पर रहेगा, 34 माइनस W आ जाएगा। यहाँ तक मैंने क्या किया कि ये W जो था वो उस तरफ हम ले गए हैं, तो वो हमारे पास क्या होगा, 34 माइनस W। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करते हैं, यूज़ 3 इन 2। अब इस इक्वेशन नंबर जो 3 है इसको 2 में लगाते हैं। तो 2 में लगाने के लिए क्या करेंगे, इस L की जगह पे हम लिख देंगे 34 माइनस W, और यहाँ पर आ जाएगा W। सिंपल सिंपल मैंने क्या काम किया जी, यहाँ पर L की जो वैल्यू थी वो ये वाली वैल्यू रिप्लेस की है। ठीक है, तो इस L की जगह पर क्या आ जाएगा, 34 माइनस W यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो हमारे पास कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ये W हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, और ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 240 भी हम एज इट इज़ लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, अब ये काम करने के बाद हम थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, W को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 34 W माइनस W स्क्वेयर इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 240 आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, थोड़ा अरेंजमेंट कर लेते हैं, माइनस W स्क्वेयर प्लस 34W, ये माइनस W स्क्वेयर को इधर ले आऊँ, 34 को इधर ले आऊँ, और ये जो 240 है इक्वल के इस तरफ जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, 240 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ताकि W स्क्वेयर हमारे पास जो है उसमें से उसके साथ जो वैल्यू वो पॉजिटिव 1 आ जाए। फैक्टराइज करना या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना इजी रहेगा हमारे लिए। तो माइनस कॉमन लेने की वजह से क्या होगा, W स्क्वेयर माइनस 34W प्लस 240 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ से नेगेटिव को डिवाइड करेंगे। ठीक है, या जैसे कहें कि -1 सपोज, तो -1 जब इक्वल के उस तरफ जाकर डिवाइड होगा, इस -1 को जब हम उधर ख़त्म करेंगे तो इक्वालिटी का साइन जो होगा वो हमारे पास रिवर्स हो जाएगा, एज एन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है इस बात का कि जब भी हम नेगेटिव नंबर को, ठीक है, वो डिवाइड करवा रहे होते हैं, ठीक है, या मल्टीप्लाई करवाते हैं इक्वालिटी के साथ, तो हमारे पास उसका साइन रिवर्स हो जाता है इक्वालिटी का। इस बात को हम पहले क्वेश्चन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब या आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें या आप इसको फैक्टराइज कर लें, वो आपकी अपनी चॉइस है। क्योंकि हमने अब इसके बाद क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन गई है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 किया, 15, 16 किया था ना, ठीक है, उसी तरह से इक्वालिटी बन गई है। अब हमने नंबर लाइन के ऊपर
इसके 3 सेक्शन बनाने हैं। 3 सेक्शन बना के हमने देखना है कि कौन सा सोल्यूशन हमारा एग्जिस्ट कर रहा है और कौन सा सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो उसको करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो होता था क्वेश्चन नंबर 15 16 में, ठीक है, 14 13 वाले में, तो उसमें यही होता था कि सबसे पहले मिड टर्म ब्रेक की जाती थी। अगर मिड टर्म ब्रेक नहीं होती तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। तो यहाँ पर वैसे मैं मिड टर्म ही ब्रेक करूँगा, आसान रहेगा। तो डब्ल्यू स्क्वायर लिख लेंगे -24W -10W +240, ठीक है, मिड टर्म ब्रेक हो गई है। देखिए 1 को 240 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है, हमने 1 को 240 से मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव 240 आया। अब हमने ढूंढना था कि कौन से दो नंबर है मल्टीप्लाई करने से 240 आए, तो -24 को -10 से मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव 240 आता है, और इन दोनों को ऐड करने से माइनस का 34 भी आ रहा है, तो मिड टर्म ब्रेक हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें इसमें W कॉमन ले लेते हैं। W कॉमन ले लेंगे, W -24 आ जाएगा, -10 कॉमन ले लेते हैं, W -24 आ जाएगा, इज़ लेस देन आर इक्वल टू 0, फिलहाल ऐसे डील करने दें, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, W -24 लिखा है और W -10 लिख देंगे, इज़ लेस देन आर इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इस स्टेप के बाद हम क्या करते थे, याद करें, हम सिंपल करते थे कि W -24 को 0 लिख लेते थे, ठीक है, W -10 को इक्वल टू 0 लिख लेते थे, जैसे हम पहले क्वेश्चंस में करते हैं। ये क्वेश्चन करने से पहले ना आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 से 1 से लेके 16 तक लाजमी देखने ताकि आपको ये समझ आ सके कि हमने ये 0 क्यों लिखा है, ये स्टेप्स थे, ठीक है। अब यहाँ से W की वैल्यू आपके पास 24 आ जाएगी और यहाँ से W की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अब हम एक काम करते हैं कि हम सेक्शन बना लेते हैं इस तरह से नंबर लाइन के। ये नंबर लाइन थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है, थोड़ा इस तरह से बना लें। एक नंबर लाइन है, यहाँ 0 होता है, 24 आपका कहाँ पर है जी, 10 अगर यहाँ पर है तो 24 आपका सपोज यहाँ पर होगा। अब हमने नंबर लाइन के 3 पार्ट्स करते थे, अब हम बीच वाले नंबर चेक करेंगे, इस तरह वाले नंबर चेक करेंगे, 24 से ग्रेटर वाले चेक करेंगे और इसके बीच वाले नंबर भी चेक करेंगे। तो हम एक टेबल डिज़ाइन कर लेते हैं। टेबल डिज़ाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, x इज़ लेस देन 10 के 10 से स्मॉल वाले नंबर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, x ग्रेटर देन 24 वाले नंबर लेते हैं, 24 से ग्रेटर वाले नंबर ले लेते हैं, और 10 से 24 के बीच वाले हैं, मतलब 10 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 20, और हम उसके बीच वाला नंबर भी ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि इक्वालिटी है। यहाँ पर देखें इक्वालिटी का साइन भी मौजूद है, ये वाला। तो हम यहाँ पर x की जगह वैसे w लिखना चाहिए, x हमारा w ही है, ब्रेड्थ की बात हो रही है, तो हम x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू 24 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और कॉलम भी बना लेते हैं क्योंकि इक्वालिटी की बात हो रही है ना बीच में। तो इक्वालिटी में हमारे पास x इक्वल टू 10 भी पुट होगा और x इक्वल टू 24 भी हम पुट करेंगे, ठीक है। अब ये स्टेप करने के बाद हमने क्या लिखा, यहाँ पर हम एक इक्वालिटी लिख लेते हैं जो हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन थी, जिसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। ये 14 15 16 क्वेश्चन आपने किया होगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, W -24 और W -10 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 0। अब आपने वही ट्रू फॉल्स वाली गेम करनी है, खेलनी है कि हम कौन सी वैल्यू लेंगे तो इसमें ट्रू होगा। तो x लेस देन 10 वैल्यू लेते हैं, 10 से स्मॉल वैल्यू कोई लें, जैसे 9 ले लें बेशक, या 0 ले लें, 10 से ईजी रहेगा सॉल्व करना। 0 -24 एंड 0 -10, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास आता है 240।
ये 240 कभी इस ज़ीरो के इक्वल होगा या ज़ीरो से स्मॉल है। तो यहाँ से हमने देखा कि 240 जो हमारे पास आंसर आ रहा है ये तो फॉल्स आ रहा है, तो हम x लेस देन 10 नहीं ले सकते। अब अगर मैं नेक्स्ट वाला लेते हैं 24 से ग्रेटर वैल्यू, तो 24 से ग्रेटर वैल्यू यहाँ क्या ले सकते हैं, 25 ले लें। 25 माइनस 24 एंड 25 माइनस 10। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 25 माइनस 24 कितना होगा, दैट इज़ 1 एंड 25 माइनस 10 कितना होगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब 15 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है, 15 होता है। अब ये जो 15 वाला आंसर है क्या वो ज़ीरो की इक्वल या ज़ीरो से बड़ा है 15? तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। 15 तो ज़ीरो से ना इक्वल है और ना ज़ीरो से स्मॉल है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 10 इज़ लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज़ लेस 24। अब इसमें 24 और 10 के बीच में कोई नंबर ले लेते हैं। 24 और 10 के बीच में जो नंबर आएगा, सपोज कोई भी नंबर ले लें, जैसे 11 आ रहा है, 12 आ रहा है। ठीक है, मैं 11 ले लेता हूँ। 11 माइनस 24 कर लें और 11 माइनस 10 कर लें। ठीक है, 11 माइनस 24 का जो आंसर होगा वो आपके पास क्या आएगा, 13 आएगा और माइनस का 13 आएगा। ठीक है, 11 माइनस 10 का जो आंसर होगा, 11 माइनस 10 1 होता है। अब ये जो आंसर आया माइनस 13, तो माइनस 13 जो होता है वो यस लेस देन आर इक्वल टू ज़ीरो, वो ज़ीरो से स्मॉल है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ज़रा 10 पुट करके देखो। तो 10 अगर मैं इसमें पुट करूँ तो क्या आएगा, 10 माइनस 24 एंड 10 माइनस 10, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो हम लिख देंगे 0 इज लेस देन, तो 0 0 की इक्वल है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। फिर x इक्वल टू 24 ले लें, w 24 माइनस 24 आ जाएगा और 24 माइनस 10 आ जाएगा। तो इसका आंसर 24 माइनस 24 0 होता है, तो 0। तो यहाँ से 0 इज लेस देन इक्वल टू 0 मतलब 0 0 की इक्वल है, ये भी ट्रू हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा फिर वो कौन कौन से ट्रू आए, ये इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, हमारा सोल्यूशन सेट में विड्थ की वैल्यू क्या है कि हम कहेंगे जो 10 है वो लेस देन x इज लेस देन 24 है। तो 10 और 24 के बीच वाले नंबर भी हमारे पास सोल्यूशन में लिखे गए, उससे भी ट्रू आया। और हमारे पास अगर हमने 10 भी लिया, मतलब इक्वल 10 इज लेस देन इक्वल टू x, x को जब हमने 10 लिया और x को जब हमने 24 लिया, मतलब इक्वालिटी का साइन शो कर रहा है कि हमने 10 भी लिया और 24 भी लिया, तो वो नंबर लेने के बाद फिर भी हमारे पास वो इक्वालिटी ट्रू हो गई। तो हमने वो वैल्यूज़ ढूंढ ली, मतलब हमने ढूंढ लिया कि हमारी जो विड्थ है वो विड्थ ज़्यादा से ज़्यादा 10 हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 24 हो सकती है और 10 और 24 के बीच में भी हो सकती है। तो वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो हमें दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग हमने उसको फाइंड आउट कर लिया। ये हमारे पास सिंपल सा एक क्वेश्चन था जिसको हमने फाइंड करना था। ठीक है, कि विड्थ हमारे पास क्या होगी उस गार्डन की, तो विड्थ ज़्यादा ज़्यादा 10 हो सकती है, 24 हो सकती है और 10 और 24 के बीच में भी कोई नंबर हो सकता है। जिसके लिए ट्रू हमारे पास आया वो हमारा सलूशन होगा। मेरे ख्याल में मैं आपको बात समझा पाया हूँ। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।